यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ और सुपर टेट, यूपी टेट हो चाहे बीपीएससी ट्री के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। देखा जाए तो इस परीक्षा के इस वीडियो के हिसाब से एसएससी जीडी की भी परीक्षाओं में जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिए जिससे कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को हल कर सकें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही जवाब दिया। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा होगा साथियों स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक फर्मी बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के, 10 के पावर -5 एंगस्ट्रॉम, 10 के पावर 15 एंगस्ट्रॉम, 10 के पावर 4 एंगस्ट्रॉम। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों? तो एक जो फर्मी होता है वो 10 के पावर -5 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। वही अगर मीटर की बात पूछेगा साथियों तो 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर, या एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो 10 के पावर -5 एंगस्ट्रॉम होता है। परीक्षाओं में ज़्यादातर साथियों ये मीटर में ही पूछेगा, एंगस्ट्रॉम में बहुत कम ही पूछता है। तो हमें ये ज्ञात करना है साथियों कि 10 के पावर -15 मीटर क्या होता है? तो एक फर्मी के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है क्या वायु में, जल में, हीलियम में या निर्वात में? तो बताइए साथियों कि किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होगा वो कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन देखेंगे साथियों, वायु दिया गया है, जल दिया गया, हीलियम दिया गया और निर्वात। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा साथियों? निर्वात इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक क्या घटता है, अप्रभावित रहता है, बढ़ता है, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो बताइए साथियों प्रत्यास्थता गुणांक में क्या परिवर्तन होगा? तो वो घट जाएगा। ठीक साथियों, ताप वृद्धि से क्या होता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक में घटता है। आगे बढ़ते हैं। लड़का पैदा होगा जब यक्स वाई गुणसूत्र हो, यक्स एक्स गुणसूत्र हो, वाई वाई गुणसूत्र हो, या यक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो। तो साथियों आप लोगों को बता दें, जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं साथियों? तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 की संख्या में। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? तो 22 समान होते हैं, और 23वां जोड़ा क्या होता है? तो पुरुष और महिलाओं में भिन्न भिन्न होता है। 23वें जोड़े को ही क्या कहते हैं? तो यौन गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो लड़के लड़के मतलब लड़का कब होगा? जब यक्स और वाई का मिलन होगा। ठीक, यानी कि स्त्री का यक्स और पुरुष का वाई मिलेगा, तब क्या हो जाएगा? तो लड़का होगा। यानी कि जो ऑप्शन ए दिया गया है यक्स वाई गुणसूत्र से लड़का पैदा होगा। जो ऑप्शन बी में दिया गया साथियों यक्स एक्स गुणसूत्र, यहाँ पर क्या होगा? तो फीमेल यानी कि लड़की का जन्म होगा। ठीक है साथियों, तो दोनों स्थितियाँ आप लोग जान लीजिएगा। 22 तक तो क्या होते हैं? तो समान होते हैं। 23वां जोड़ा क्या होता है? तो पुरुषों और महिलाओं में भिन्न भिन्न होता है। यक्स वाई गुणसूत्र से लड़का होगा, यक्स एक्स गुणसूत्र से महिला होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? ठीक है, प्रोटीन के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, रेशे के पाचन में, या वसा के पाचन में? तो लार किसके सहायक होती है पाचन में साथियों? तो स्टार्च के पाचन में लार का योगदान होता है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख, वो है कहाँ से? तो मुख से ही शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहीं से क्या हो जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम से वहीं से भी पाचन की क्रिया चालू हो जाती है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है साथियों? तो विटामिन सी है। कौन सा दोस्तों? तो विटामिन सी एक ऐसा है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है, बाकी लगभग सभी विटामिन क्या होते हैं? तो दूध में पाए जाते हैं। वही विटामिन ए की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की बात किया जाए दोस्तों तो थायमिन होता है। विटामिन सी की बात कर लिया जाए तो साथियों क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग की बात कर लिया जाए दोस्तों तो रतौंधी, बी से होने वाली रोग तो बेरी, सी से क्या होता है? तो स्कर्विक यानी मसूड़ों का फूल जाना, और डी से क्या है? तो रिकेट्स यानी कि हड्डियों का टेढ़ापन होना, सूख जाना, ये सब क्या है? तो विटामिन डी की कमी से होते हैं। चलिए, सर्फी घर्षण से लौटनिक घर्षण होता है बहुत कम, बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन? तो बहुत कम इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्या धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या अनंत होगा? तो जब वृत्ताकार रूप में नाच रहे हैं साथियों तो जब क्या होता है? तो वृत्ताकार में तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो किया गया कार्य होता है साथियों क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। वो किस फार्मूला से साथियों आप लोगों को बता देते हैं। एक फार्मूला होता है कार्य का, W बराबर एफ इंटू एस कास थीटा। क्या होता है साथियों? तो कास थीटा। यहाँ पर कास थीटा का जब मान रखेंगे साथियों तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे तब? ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग होगा साथियों, उस पर किया गया कार्य या उस पर नाच रहा या कोई भी कार्य करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके द्वारा कार्य तो शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही से एक प्रश्न साथियों बनता है कि अगर कोई व्यक्ति
एकदम लंबवत खड़ा है और उस पर बोझ लिया है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पर समझ लीजिए कोई बोझ वो अपने सर पे लिया हुआ है, तो उस पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग फार्मूला लगाएंगे, W बराबर एफ यस कॉस थीटा। अब कास थीटा यहाँ पर एकदम लंबवत है, लंबवत में यहाँ थीटा का मान 90 रखेंगे, तो कास थीटा कास 90 का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 का जब एफ यस में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, तो कार्य क्या होगा, तो 0 ही होगा। यानी कि वृत्ताकार मार्ग हो या लंबवत खड़ा हो, वहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, तो 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट के, 10 के पावर -6 वाट, 10 के पावर -8 और 10 के पावर 8। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माइनस प्लस दो ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ही मान दिए गए हैं, लेकिन प्लस माइनस में कर दिया गया है, इसलिए आप लोग ऑप्शन को बारीकी से देखिएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा जवाब क्या होगा, 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। आप लोगों को बता दें साथियों, वाट पूछेगा आप लोगों का कि किसका मात्रक है, तो वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है। किसका साथियों, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट जूल, 1 किलोवाट होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 10, 3.6 गुणे 10 के पावर 12 या 3.6 गुणे 10 के पावर 15 जूल। तो 1 किलोवाट कितना होता है साथियों, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है साथियों, वही जूल किसका मात्रक होता है साथियों, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है साथियों, आप लोग मात्रक का भी याद करते हुए चलिएगा। रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी एग्जामों में भी मात्रक से प्रश्न पूछ सकते हैं। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी, यहाँ पर किसका साथियों, लिफ्ट की। क्या बेअर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या ओटिस ने। तो किसने लिफ्ट की खोज की थी साथियों, तो ओटिस ने। तो उसके आगे सन दिया गया साथियों, आप लोग याद कर लीजिए कितना, तो 1852 में लिफ्ट की खोज की गई थी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, कोणीय वेग, संवेग, कक्षीय वेग, गुरुत्वीय त्वरण या प्लायन वेग। तो चंद्रमा पर वायुमंडल का न होना, उसका एक कारण क्या है, तो प्लायन वेग है। क्या है साथियों, तो प्लायन वेग। यम कियास मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, डायन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर या डायन प्रति सेमी स्क्वायर। तो जो पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है साथियों, वो होता है बल प्रति मीटर। क्या होता है साथियों, तो बल प्रति मीटर। अब बल से देखेंगे तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, मीटर से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा। बल प्रति लंबाई होता है, ठीक, तो लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, तो मीटर, तो न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है साथियों, तो बल अपान लंबाई, एफ अपान यल। क्या होता है साथियों, तो एफ अपान यल होता है। एफ से हमारा न्यूटन हो जाएगा, यल से हमारा मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव का यम कियास में मात्रक हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है 3 गुणे 10 के पावर 11 किलोग्राम, 6 गुणे 10 के पावर 15 किलोग्राम, 6 गुणे 10 के पावर 24 या 7 गुणे 10 के पावर 30 किलोग्राम। तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पूछ रहा है आप लोगों से कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो ऑप्शन को देखेंगे साथियों, तो हम लोग ऑप्शन को सी की तरफ चलेंगे, 6 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 14 का क्या होगा, तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है 0 से 16, एन से 14, एस से 1, सी से 12। तो जो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है साथियों, वो है कार्बन 12। क्या है साथियों, तो कार्बन 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुहासा है क्या समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। जी हाँ, जो कुहासा है वो समांगी मिश्रण नहीं बल्कि विषमांगी मिश्रण है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 की तरफ। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो जो परमाणु के गुण साथियों, वो इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 17 है उसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथोड किरणें बनी होती हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो कैथोड किरणों की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं, तो ऋणात्मक होती हैं। और ये कहाँ से बनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। वही एनोड पूछता साथियों, तो हमारा क्या हो जाता था, प्रोटॉन हो जाता। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या पाउली ने। तो जो अनिश्चितता का सिद्धांत है साथियों, वो हाइजेनबर्ग ने दिया था, यानी कि प्रश्न नंबर 19 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या आयोडीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है साथियों, तो फ्लोरीन इसका सही जवाब होगा।
क्या होगा साथियों? तो फ्लोरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है? क्या 18%, 54%, 25% या 75%? तो जो सोने का कैरेट होता है साथियों वो 24%। शुद्ध रूप में सबसे जो प्योर होगा वो 24 कैरेट का। आप लोगों को कितना दिया है मात्रक मानक? तो 18 दिया गया। तो 18 अगर निकालेंगे 24 में तो आप 100 से जब गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे तो यहाँ 25। अब यहाँ पर 25, यहाँ पर 3, तो कितना आ जाएगा? 25 3 या 75। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तब डी सही जवाब हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में जो सोने की प्रतिशतता है साथियों 75% है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फास्फोरस का अणु सूत्र है, क्या P2 है, P3 है, P4 है या P5 होगा? तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, P4। सोना का लैटिन नाम है औरम, मैट्रिम, कैलियम या फेरम? तो जो सोना का लैटिन नाम है साथियों वो औरम है। क्या है साथियों? तो औरम है। इसलिए सोना का जो संकेत होता है वो AU से होता है। सोना का जो संकेत होता है वो AU से डिनोट किया जाता है। और सोने का जब लैटिन नाम पूछेगा साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा? तो औरम इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है सोना का रासायनिक प्रतीक। यहाँ पर देखिए अभी हमने प्रतीक को बताया, क्या हो जाएगा? तो AU हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो AU हो जाएगा। यहाँ पर AG किसका है? तो ये चांदी का है। किसका है साथी? तो चांदी का होता है AU। यहाँ Mg से क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम। क्या होगा साथियों? तो मैग्नीशियम। आप लोग संकेत से भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर Pt है तो प्लूटोनियम। ठीक है साथियों, तो सभी का आप लोग संकेत भी जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जल होता है क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों होता है या उदासीन होता है? तो जो शुद्ध जल होता है साथियों वो नहीं अम्लीय होता है नहीं क्षारीय होता है। तो क्या होगा? तो उदासीन हो जाएगा। यानी कि तब ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जब उदासीन होगा तो आप सभी लोग जान सकते हैं साथियों, जब शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? तो 7 बताएंगे। पीएच वैल्यू कितना बताएंगे साथियों? तो 7 बताएंगे। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या नाइट्रिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज को या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को? तो जो सम्राट रासायनिक पदार्थों का कहा जाता है साथियों वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है साथियों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7 होता है, 7 से कम, 7 से अधिक या निश्चित नहीं? तो साथियों जब पीएच मान की बात करेंगे तो जो 7 से कम होगा वो क्या होगा? तो हमारा अम्लीय होगा। क्या होगा साथियों? तो वो हमारा अम्लीय हो जाएगा। अब 7 जो होगा वो क्या होगा? तो उदासीन होगा। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अभी हमने बताया शुद्ध जल। अब 7 से अधिक क्या हो जाएगा? तो वो क्षारीय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो वो क्षारीय के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से अधिक, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरके में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो सिरके में क्या पाया जाता है साथियों? तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या होगा साथियों? तो एसिटिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। वही चींटी के डंक में पूछेगा साथियों तो क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल। चींटी के जो डंक होता है, ठीक, चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या पाया जाएगा? तो फार्मिक अम्ल। ये भी याद कर लीजिएगा। सेव में पूछेगा तो मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नींबू में पूछता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इन सभी में कुछ अम्ल पाए जाते हैं तो प्रश्नों में पूछता जाता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का तो सबसे पहली बात जब आ गया तो आप लोगों को फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, क्या होगा एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब पूछ रहा है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, क्या कोशिका भित्ति में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में? तो एटीपी का जो निर्माण है साथियों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर साथियों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वही लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग साथियों? तो प्रोटीन की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तो प्रोटीन की थैली के नाम से भी हम लाइसोसोम को जानते हैं। और वही अगर राइबोसोम होता तो तब क्या बोलते सर? तो प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, सॉरी प्रोटीन की नहीं आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसे। और वो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है क्या अर्गेस्टोप्लाज्म से, क्रीमेटिड से या आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन पूछ रहा है, क्या स्पंडल से होगा या सेंट्रोसोम से होगा? जी हाँ, जो कोशिका विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम से आरंभ होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यूरेसिल किस में पाया जाता है? क्या गुणसूत्र में, प्रोटीन में, डीएनए में या आरएनए में? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान देंगे कि जो यूरेसिल हो आरएनए में पाया जाता है, न कि डीएनए में। एंजाइम किस में नहीं होता है? क्या शैवालों में नहीं होता है, वायरस में नहीं होता है, लाइकेन में नहीं होता है या बैक्टीरिया में नहीं होता है? तो एंजाइम किस में नहीं होता है साथियों? तो वायरस इसका सही जवाब होगा। टीएमबी शब्द का संबंध है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, वायरस से या वायरस के प्रजनन से? तो आप लोगों को अभी जैसे
एटीपी आया था, तो आप लोगों को एटीपी का फुल फॉर्म जानना था और जानना ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर टीएमबी आ गया तो इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे सबसे पहले, तब ना आप प्रश्नों को समझेंगे कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर टीएमबी टोबैको मोज़ैक वायरस, टी से टोबैको, एम से मोज़ैक, वी से वायरस। तो इसका संबंध किससे साथियों? तो वायरस से है। इसका आप फुल फॉर्म भी जरूर याद रखेंगे। चलिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 44, 45, 23। अगर जोड़ी में पूछता है तो 23 जोड़ी हो जाता है साथियों, लेकिन संख्या पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 46। कभी कभी वो जोड़ी में भी पूछ लेता है, तब वहाँ पर आप 23 जोड़ी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। वायरस की खोज किसने की? क्या एम्पिडोकल्स, हेक्सले, डी आई वाइनोस्की या हेल्डेन? तो जो ऑप्शन सी है साथियों, इवानोस्की, ये इसी ने वायरस की खोज की थी। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? क्या जीवाणु है, फफूंद है, हरा शैवाल है या विषाणु है? तो जो लाल कीट का कारण है साथियों वो हरा शैवाल होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 36 का क्या करेंगे? तब हम लोग ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो साथियों जो विद्युत बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आर्गन नहीं दिया गया है साथियों, एक आर्गन भी होता है, यहाँ पर आर्गन नहीं दिया गया है, सिर्फ नाइट्रोजन ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? तो नाइट्रोजन ऑप्शन को सही जवाब करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस मिला रहता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न आएगा जिसमें आर्गन ऑप्शन में आ जाएगा, तो अब मत घबराइएगा कि आपने केवल नाइट्रोजन बताया था। नहीं जी, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर लगे होते हैं विद्युत बल्ब में। चलिए, प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि वनस्पति घी निम्न में किससे बनाया जाता है? हीलियम से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से? तो जो वनस्पति घी है साथियों वो हाइड्रोजन से बनाया जाता है। तो 38 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? क्या इंफ्रारेड किरण, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे या कॉस्मिक तरंगे? तो जो पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का जो कारण है साथियों वो हमारा क्या है? अल्ट्रावायलेट किरण। ठीक है साथियों, पराबैंगनी किरण। यानी कि 29 का क्या करेंगे? तब ऑप्शन बी से जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? NO का, CO का, CO2 का या SO2 का? तो जो सोडा वाटर में प्रयोग किया जाता है साथियों वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तब यानी कि 40 का क्या होगा? तब ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है साथियों कि क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लिया जाता है? क्या इथेनॉल को लिया जाता है, एथीन को लिया जाता है, मीथेन को लिया जाता है या एसिटिलीन को लिया जाता है? तो कच्चे फलों को जो आमों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि क्लोरोफार्म बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो मीथेन का। प्रश्न नंबर 41 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एसिटिलीन क्या देखेंगे तो आप लोग जो कच्चे आमों को पकाने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो एसिटिलीन होता है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? क्या हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ऑक्सीजन या गंधक? तो ऑप्शन देखेंगे साथियों तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे, हाइड्रोजन। क्या हो साथियों? तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या Cl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल या CaCl2? तो इसमें क्या होगा साथियों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा साथियों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।